देखिए ये कौन सा पाठ है अपना? 9, पाठ 9, एपीजे अब्दुल कलाम। अब बताइए, ये एक पहेली भी इनके बारे में है। राष्ट्रपति थे ये थे हमारे, मिसाइल मैन कहलाते थे, डॉक्टर नाम के आगे लगता वैज्ञानिक जाने माने थे। राष्ट्रपति भी थे, मिसाइल मैन भी थे, डॉक्टर भी थे और वैज्ञानिक भी थे। कौन थे वो? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। अब्दुल कलाम। मैम डॉक्टर एपीजे इतने मल्टी टैलेंटेड थे ये, है ना। इनको इनसे हम लोगों को सभी को शिक्षा लेना चाहिए कि इतना योग्य व्यक्ति। जानते हैं रामेश्वरम में इनका जन्म हुआ था। आप लोगों को मालूम है इनका जन्म कहाँ हुआ था? यस मैम। अन्नपूर्णा, आपको राधिका, आपको मालूम है कहाँ हुआ था इनका जन्म? यस मैम। कहाँ हुआ था बताइए? मैम तमिलनाडु के रामेश्वरम। मैम तमिलनाडु के रामेश्वरम में। रामेश्वरम में बहुत बड़ा तीर्थ स्थान है, अपने लोग जानते हो आप लोग? हाँ तो यस मैम। नो मैम। मैम मेरे नानी नाना गए हैं वहाँ। हाँ तो मतलब एक बहुत बड़ा तीर्थ स्थान है। और जानते हो वहां पर जो बड़े बड़े मंदिर बने हुए हैं ना, उन्हीं मंदिरों में एक मंदिर इनका अब्दुल कलाम आजाद इनका भी बना हुआ है। एपीजे अब्दुल कलाम की पूजा वहां के लोग भगवान की तरह करते हैं। नहीं मालूम आप लोगों को? यस मैम। मैम उनके माता पिता का भी वहाँ था। उनका मंदिर बना हुआ है। इतने अच्छे आदमी थे ये। यस मैम। उनका मंदिर बना हुआ है। तो ये ऐसा ही इनसे हमको यही शिक्षा लेना चाहिए कि कितने योग्य थे। और बेचारे बहुत गरीबी में पड़े थे। इनके मम्मी पापा एक वो थे, पिताजी क्या काम करते थे? मछुआरे थे, मछली पकड़ने वाला काम करते थे। क्योंकि समुद्र के किनारे रहते हैं ना, तो वहां समुद्रों में मछली पाई जाती। तो इनके पिताजी पिताजी बहुत गरीब थे। वो है ना मछली पकड़ करके अपने अपने परिवार का पालन पोषण करते थे। यस बोलिए। गुड मॉर्निंग। हाँ गुड मॉर्निंग। कौन है? अच्छा रवि, ये हरिशंकर। तो क्या हुआ, क्या है, ये बहुत गरीब घर के थे। और इनके पिताजी एक मछुआरे थे और माँ घरेलू महिला थी, है ना। तो उस मछली पकड़ के करके ही किसी तरह से अपने परिवार का गुजारा करते थे। और बहुत गरीबी में इनने अपनी पढ़ाई की। अब अपनी प्रारंभिक शिक्षा 1 से लेकर कक्षा 5 तक की शिक्षा उन्होंने गांव में ही पढ़ाई की है। उसके बाद फिर इन्होंने जो रामेश्वरम में अपनी शिक्षा दीक्षा आरंभ की। और कई बार आर्थिक ऐसी कठिनाइयां आई, मतलब कई बार तो इनको इतनी परेशानी आ जाती थी कि कभी पेट भर खाना भी नहीं मिलता था। तो इन्होंने क्या किया कि पेपर बेचने वाले, जो अपने पेपर घर में डालने वाले आते हैं ना, हॉकर आते हैं ना पेपर डालने वाले, वो तक काम किया मैं, पेपर तक पेपर बेचने का काम किया। इतने गरीब थे हैं, लेकिन अपनी ईमानदारी पर अडिग रहे ये। कभी है ना, उन्होंने कभी आर्थिक कठिनाइयां बहुत परेशान करती रही, उनको बहुत गरीबी रही, लेकिन फिर भी ये अपने अपने काम में लगे रहे। पढ़ाई लिखाई बहुत होशियार थे। फिर धीरे धीरे समाचार पत्र बेच करके इन्हें अपना गुजारा किया। और फिर ये उसके बाद फिर इन्होंने अंतरिक्ष विज्ञान में कहाँ से पढ़ाई की? अंतरिक्ष उसकी मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। अंतरिक्ष विज्ञान में मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में, हाँ टेक्नोलॉजी से इन्होंने वो अंतरिक्ष विज्ञान में बीए की पढ़ाई की। जो ग्रेजुएशन होता है ना, उन्होंने अंतरिक्ष विज्ञान में किया मद्रास इंस्टीट्यूट से। उसके बाद इनको भौतिक जो विषय है, भौतिक शास्त्र से इनको बहुत प्रेम था। और लेकिन उनका मन था कि वो पायलट बने, पायलट भी बनना चाहते थे और योग्य थे पायलट बन। पायलट जानते किसे बोलते हैं? हरी जानते हैं पायलट? यस मैम जो एरोप्लेन उड़ाते हैं, हवाई जहाज उड़ाते हैं। हाँ हवाई जहाज उड़ाने का मन था। तो और ये योग्य भी थे उसके, इतने इनने अपने आप को तैयार कर लिया था। लेकिन इनका उसमें सिलेक्शन नहीं हो पाया, क्योंकि केवल क्योंकि उनको सिर्फ 8 व्यक्तियों की जरूरत थी और वो 9वें स्थान पे खड़े हो गए। मैम वो 9वें स्थान पे थे और पायलट बनने के लिए सिर्फ 8 व्यक्तियों का इसलिए वो मैम, इसलिए मैम योग होते हुए भी मैम पायलट नहीं बन सके।
नहीं बन पाए। तो इसके लिए फिर उन्होंने क्या किया, वो अपने अंतरिक्ष विज्ञान से जुड़ गए, अंतरिक्ष विज्ञान से अनुसंधान संगठन से जुड़ गए। फिर उन्होंने वो बनाए, मिसाइल बनाने लगे, इसीलिए इनको मिसाइल मैन नाम भी दिया जाता है। तो उन्होंने कौन कौन सा बनाया, पहले तो ये भारत का पहला भारत का पहला स्वदेशी उपग्रह प्रक्षेपास्त्र। एक तो आप लोग आरुषि, हमें भी तो बोलने दिया करो बेटा, आप पूरा पढ़ने के बोलने लगती हैं, हम बता रहे हैं ना। तो ये क्या किया उन्होंने, सबसे पहला स्वदेशी उपग्रह बनाया, क्या उपग्रह प्रक्षेपास्त्र बनाया, भारत का पहला स्वदेशी उपग्रह प्रक्षेपास्त्र बनाया। और पृथ्वी और अग्नि भी बनाए, कहा ये अपनी भारतीय तरीके से ही बनाए, दूसरे देशों का इसमें सहयोग नहीं लिया उन्होंने। और अपने देश को अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष क्लब का सदस्य बनवाने का जो सपना देखा था वह पूर्ण। अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष क्लब में हर कोई देश नहीं शामिल होता है, जो योग्य होते तो उन लोगों ने, मतलब उसके वैज्ञानिक बहुत होशियार होंगे तभी उस देश को शामिल किया जाता है। तो अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष क्लब में अब्दुल कलाम ने अपने भारत देश को शामिल करवाया। और पोखरण में अटल बिहारी वाजपेयी जब प्रधानमंत्री थे तब उनके सामने पोखरण एक जगह है, तो वहां पर इन्होंने परमाणु परीक्षण करके भारत ने परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्रों में अपनी जगह बना ली। परमाणु वो परीक्षण किया उन्होंने, और उसके बाद भारत शक्तिशाली देशों में शामिल हो गया है। किसके अगुवाई में किया ये सब, अब्दुल कलाम आजाद ने, अब्दुल कलाम, ये एपीजे अब्दुल कलाम ने के अगुवाई में ये सब किया काम। तो भारत एक परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र बन गया। अपने देश को सर्व शक्ति संपन्न बनाने का सपना उन्होंने देखा था कि हमारा भारत एक सर्व शक्ति संपन्न देश बने, तो वो सपने को उन्होंने खुद ने ही ये मिसाइल बना करके पूरा कर लिया, इसीलिए इनको मिसाइल मैन का नाम भी दिया जाता है। फिर इसके बाद ये भारतीय रक्षा मंत्रालय में वैज्ञानिक सलाहकार बनाया गया, इनको वैज्ञानिक सलाहकार भी बने गए। उसके बाद इनका राजनीति की तरफ मन हुआ, तो ये भारत के 11वें राष्ट्रपति के रूप में भी चुने गए, 11वें राष्ट्रपति थे भारत के। और वो पूरा अपना 5 साल का पूरा उनने अपना समय पूरा किया। 5 साल तक रहता है ना भारत का राष्ट्रपति, 5 साल के लिए चुना जाता है। यस मैम। तो 5 साल तक, पूरे 5 साल तक ये रहे, लेकिन दोबारा इन्होंने राष्ट्रपति बनने का मन नहीं बनाया। तो इस तरह से देश की सेवा, ऐसे भी देश की सेवा की, और ये परमाणु बना करके भी देश की सेवा की। और इनका मन था कि हमारा भारत हमेशा आत्मनिर्भर रहे। आत्मनिर्भर से मतलब है हर चीज इसके, भारत की जरूरत की सब चीजें भारत में ही हो। उन्हें ऐसा नहीं कि मान लो भारत में इतनी सारी जनसंख्या है तो अनाज के लिए हमें अमेरिका पर निर्भर रहना पड़े, हथियारों के लिए हमें चीन पर निर्भर रहना पड़े, दवाइयों के लिए हमें जापान पर निर्भर, जापान में इलेक्ट्रॉनिक आइटम ज्यादा बनते हैं तो मशीनों के लिए हमें जापान पर निर्भर रहना करे। ऐसा इनका मन नहीं था। ये चाहते थे कि हमारी जरूरत की सब चीजें हमारे भारत में ही हो, हम लोग भारतीय लोग ही मिलकर अपनी जरूरत की सब चीजें पूरी करें और हम आत्मनिर्भर खुद बने। इसके लिए प्रतीक्षा मत करो, क्या कहते थे ये, जो हमें चाहिए उसके लिए प्रतीक्षा मत करो, संघर्ष करो, क्योंकि प्रतीक्षा करने वालों को तो उतना ही हिस्सा मिलता है जितना हिस्सा संघर्ष करने वाले छोड़ देते। कितनी बड़ी बात कही। प्रतीक्षा कर रहे हैं, जैसे लाइन में लगे हुए हैं कि हमें सामान मिलेगा, तो वो कितना सामान मिलेगा जितना, और जो संघर्ष करते हैं तो वो क्या करते हैं, लड़ते झगड़ते मेहनत करते कराते जल्दी से अपने जरूरत की चीजें पा लेते हैं, जरूरत से ज्यादा भी पा लेते हैं, क्योंकि मेहनत करते हैं, संघर्ष करते हैं। तो इन्होंने कहा है कि प्रतीक्षा करने वाले लोग तो केवल उतना ही पाते हैं जितना संघर्ष करने वाले छोड़ देते हैं। मतलब हमारी जरूरत की चीजें पूरी होने के बाद वो छोड़ देते हैं, इंतजार करने वाले लोग केवल वही पाते हैं। इसलिए हमें प्रतीक्षा नहीं करना है, कोशिश करना है। और अगर पढ़ाई करने में कमजोर हो अथवा ऐसा लोग समझते हो तो भी हार ना मानो। यदि आप पढ़ाई करने में कमजोर हो ना तो 4 बार प्रयास करो, ज्यादा प्रयास करो, हर तरह से प्रयास करो,
यह भी संभव है कि किसी अन्य क्षेत्र में लगने योग्य बेहतरीन दिमाग तुम्हारे पास हो। जैसे आपका पढ़ाई में कोई प्रश्न आपको याद नहीं हो रहा है ना, आप पढ़ रहे हैं, बार बार पढ़ रहे हैं तो याद नहीं हो रहा है, तो दूसरा तरीका उसको याद करने का निकालो। तो हो सकता है वो दूसरा तरीका अपनाएं तो उससे आप ज्यादा जल्दी, तो उसको जल्दी याद हो जाए आपको। इसलिए कभी भी प्रयास करना मत छोड़ो, हमेशा कोशिश करते रहो। एक इन्होंने कहा है, एक अच्छी किताब 100 अच्छे दोस्तों के बराबर होती है। किताबों को बहुत मानते थे ये, तो इसलिए इनका कहना था कि किताबें 100 दोस्तों के बराबर भी होती हैं, इसलिए किताबों से दोस्ती हमेशा रखिए। वे अपनी उन्होंने खूब अच्छी अच्छी किताबें लिखी हैं अभी इनने, अब्दुल कलाम ने। और मैं भी आपके लिए, अपनी अगली पीढ़ी के लिए ऐसी किताबें लिखना चाहता था जो हमेशा के लिए प्रेरणादायक बन सके, और इसके लिए मैंने प्रयास भी किया। वो खुद किताब पढ़ते भी थे और किताबें अच्छी से अच्छी लिखते भी थे। कौन कौन सी किताब लिखी उन्होंने? जैसे इंडिया 2020, ए विजन फॉर द न्यू मिलेनियम, माय जर्नी, इग्नोटिक माइंड, अनलीशिंग द पावर विद इन इंडिया, विंग्स ऑफ फायर आदि। अपने देश भारत में मुझे बहुत मान सम्मान मिला। मुझे भारत रत्न, कितने बड़े बड़े वो उनको पदक मिले, देखिए, भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण जैसे कई सम्मान प्राप्त किए गए। अनेक विश्वविद्यालयों ने उन्हें डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया। और इसके अलावा उन्हें संगीत में भी बहुत रुचि थी। भक्ति संगीत, कर्नाटक भक्ति संगीत बहुत प्रेम से सुनते थे। और वेन्नई वाद्य बजा, वेन्नई कोई वाद्य होता है बजाने वाला, जैसे हारमोनियम, तबला ये होते हैं ना, उसी तरह से एक वेन्नई वाद्य भी होता है, बजाता भी है। बचपन से ही अपने देश की मिली जुली संस्कृति से मुझे बहुत प्रेम रहा। ये मिली जुली संस्कृति है ना, हिंदू भी रहते हैं, मुसलमान भी रहते हैं, सिख भी ईसाई रहते हैं, सिख भी रहते हैं, ईसाई भी रहते हैं, और देखिए क्रिश्चियन भी रहते हैं, और वो देखिए आप लोग कोई ब्राह्मण है, कोई ठाकुर है, कोई कुछ है ना, तो ये इनको बहुत पसंद आती थी। हर तरफ से हर धर्म में कुछ हर धर्म अच्छी बात बताते हैं ना, सारे धर्म अच्छी बातें बताते हैं ना, तो ये अच्छी बातें ग्रहण करना इनको बहुत अच्छा लगता था। और गीता हमारा धार्मिक ग्रंथ है ना, गीता महाभारत सुना है आप लोगों ने? सुना है? यस मैम। तो वो गीता इनको पढ़ने में बहुत मजा आता था। कृष्ण जी ने जो उपदेश दिया है, अर्जुन को दिया है ना, कर्म करने का, कि काम करो और उसके फल की इच्छा मत करो, तो वो इनको पढ़ने में बहुत अच्छा लगता था। अंत में मैं अपने सभी भारतीयों से कहना चाहता हूँ कि आत्मविश्वास और कर्मठता हमारी असफलता को जड़ से मिटाने के लिए परमावश्यक औषधियां हैं। आत्मविश्वास, कभी हारना नहीं चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि अरे ये काम हम नहीं कर पाएंगे, हमसे नहीं होगा, ये कभी नहीं सोचना चाहिए, है ना। आत्मविश्वास रखिए और मेहनत करिए, तो आपको सफलता निश्चित रूप से मिलेगी। किसका कहना था ये? अब्दुल कलाम का। ठीक है, तो कभी भी हमारे यहाँ भी कहावत वो कही जाती है ना, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, लहरों से डरकर नैया पार नहीं होती। आप लोगों ने सुना होगा, देखा तो नहीं होगा, समुद्र में बड़ी बड़ी लहरें उठती हैं, खूब ऊपर नीचे पानी होता है, फिर भी मछुआरे लोग जो होते हैं उसमें अपनी नौका डाल देते हैं, नाव डाल देते हैं, और उनसे उन लहरों से लड़ते हुए और किनारे पर पहुंच ही जाते हैं, है ना। तो इसीलिए ये वाली कहावत बनी है, लहरों से डरकर नैया पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। तो हमेशा हाँ बोलिए, हमें भी हमेशा कोशिश करते रहना चाहिए। कोई भी पढ़ाई वाली बात हो, कोई आपको कोई एक्टिविटी करना है, तो ये नहीं सोचना चाहिए कि हमारी ये खराब बनेगी, ये हमसे बनेगी ही नहीं बनेगी, थोड़ी कम अच्छी बनेगी। एक बार करेंगे, 2 बार 4 बार प्रयास करेंगे तो अच्छी बन ही जाएगी, है ना। तो कभी भी ऐसा नहीं सोचना चाहिए। इस तरह से ये अब्दुल कलाम की सोच थी। अब क्या हुआ फिर 27 जुलाई 2015 को शिलोंग में डॉक्टर अब्दुल कलाम का निधन हो गया। पर जब इनका निधन हुआ था उस समय में भी ये भाषण दे रहे थे, वे व्याख्यान दे रहे थे। काम करते करते हुए इनको अटैक आया और काम करते करते हुए ये
खत्म हुए। ऐसा नहीं कि बीमार पड़ गए हो या फिर उन्होंने कभी काम छोड़ा, तो ये बहुत बड़े कर्मयोगी माने जाते हैं। तो वे लगभग 84 साल के थे, बताइए 84 ईयर ओल्ड, और 27 जुलाई 2015 को उनकी मृत्यु हुई। और काम करते करते हुए उसमें व्याख्यान दे रहे थे, भाषण दे रहे थे, उसमें इनकी मृत्यु हुई। इस तरह से इस महान मिसाइल मैन और लोकप्रिय राष्ट्रपति की जीवन कथा समाप्त हो गई। इतने महान व्यक्ति थे ये, और इनके अंदर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई का कोई भेदभाव नहीं था। ठीक है, तो ये पाठ हुआ आपका, ये समझाया हमने। तो अब्दुल कलाम के बारे में आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गई, कितने योग्य, कितने व्यक्ति थे, है ना? यस मैम। अच्छा, तो अब हम क्या करेंगे, संबंधित क्वेश्चन आंसर तो आप लोग याद करके आए हैं ना? यस मैम। तो अब हम